यूट्यूब पर अपनी वीडियो क्लिप देखकर श्रुति के पसीने छूटने लगे। उसके मुंह से सहसा निकल पड़ा, अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। श्रुति ने मोबाइल फोन तकिए पर रखा और हाथ को आंखों पर रखकर सिसकने लगी। उसके दिमाग में परसों रात वाली बातें रौंदने लगी। रात के 11 बज रहे थे। टॉप जींस पहने, आंखों पर चश्मा चढ़ाए, एक हाथ में पर्स लटकाए श्रुति किसी मैडम की तरह बनी ठनी एक पुल के नीचे खड़ी थी। यही उसका इलाका था, 100-200 मीटर आगे पीछे की रेंज में। वह रोजाना यहीं खड़ी होती थी। यह जगह श्रुति के घर से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर थी। वह घर से सबको खाना खिलाकर नाइट ड्यूटी बहाने 11 बजे घर से निकलती और बैटरी रिक्शा पकड़कर यहाँ आ जाती। श्रुति एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स का काम करती थी। उस अस्पताल की खास अच्छी नहीं थी। अस्पताल में न डॉक्टर अच्छे थे न सुविधाएं अच्छी थी। वहाँ बस गिनी चुनी ही मरीज आते थे। जो आते थे वे भी कमीशन एजेंट के दम पर आते थे। महज 3,000 रुपये महीना उसकी तनख्वाह थी, जबकि उसके घर का खर्च 15,000 रुपये के आसपास था। 6 महीने पहले इसी अस्पताल की एक दूसरी नर्स ने श्रुति को यह शॉर्टकट रास्ता समझाया था। श्रुति अस्पताल जाती, हाजिरी लगाती, थोड़ी देर 1-2 घंटे मरीज को देखभाल करती, फिर निकल जाती अपने ग्राहकों के इंतजार करने। श्रुति का पति अरुण दिल्ली में एक बैटरी रिक्शा चलाता था, जो पिछले साल 3 बच्चों, पत्नी, मां को छोड़कर कोरोना की भेंट चढ़ चुका था। अरुण से पहले अरुण के पिता रमेश्वर प्रसाद भी, जो लकवे के मरीज थे, कोरोना की भेंट चढ़ चुके थे। 5 साल पहले श्रुति के माँ बाप खाता कमाता लड़का देखकर उसकी शादी कर दी थी। उसका पति अरुण अच्छे से परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन बुरा हो इस कोरोना वायरस का, जिसकी चपेट में अरुण आ गया और श्रुति के सिर पर जिम्मेदारियों का पहाड़ लादकर चला गया। श्रुति की बड़ी और मझली बेटी एक प्राइवेट स्कूल में क्लास 3 और 2 में पढ़ती थी। सबसे छोटा 1 साल का बेटा था। डायबिटीज के चलते अरुण की मां दामिनी की एक किडनी खराब हो चुकी थी। 4,000 रुपये बच्चों की फीस, 4,000 दवा का खर्च और महानगर में रहने खाने का खर्च का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस घड़ी श्रुति रात में घर से बाहर निकलती, उसकी बूढ़ी बीमार सास दामिनी समझ जाती कि वो बहू गलत रास्ते पर जा रही है। लेकिन अपनी महंगी दवाओं का खर्च और परिवार की तनगहली के चलते वह श्रुति को रोक पाने की हालत में नहीं थी। श्रुति ने अपने हाथों को आंखों से हटाया और छत को घूरने लगी। आंसुओं के तकिए के दोनों किनारे भीग चुके थे। उसे क्या पता था कि ग्राहक के वेश में मोल भाव करने वाला वह नौजवान उसकी वीडियो क्लिप बना रहा था। उस नौजवान के हाथों में न मोबाइल फोन था न कैमरा, फिर कैसे? शायद उसकी कमीज के बटन में या जेब में टंगे पेन में छिपा कैमरा लगा हुआ था। श्रुति एक बार फिर यूट्यूब खोलकर उसकी वीडियो क्लिप को देखने लगी। वह नौजवान पूछ रहा था, कितना लेती हो? 2,000, श्रुति बोली थी। 2,000? 2,000 रुपये ज्यादा नहीं है? नहीं, ज्यादा नहीं है, मैं इतना ही लेती हूँ। पूरी रात का कितना लेती हो? 4,000, लेकिन 2 जने हैं हम लोग, फिर तो 6,000 लगेंगे। 6,000 ज्यादा है, चलो 4,000 दे देंगे। वीडियो क्लिप देखते हुए श्रुति कांपने लगी। यही संवाद परसों रात में उसे सहज लग रहे थे, जबकि वीडियो में बस धमाके की तरह लग रहे थे। वह घबराकर उठ बैठी और जल बिन मछली की तरह तड़पने लगी। तभी पूजा की घंटी बजने लगी। श्रुति ने खिड़की खोला। उसकी सास दामिनी पूजा शुरू कर रह चुकी थी। वह उठकर बाथरूम चली गई। बाथरूम में भी श्रुति को चैन नहीं था। उसके दिमाग की सनसनाहट रोजमर्रा के कामों से रुकावट पैदा कर रही थी। कुछ देर बैठने के बाद वह उठ खड़ी हुई और बाहर निकल पड़ी। फिर किचन में जाकर चाय बनाने लगी। बहू, प्रसाद ले लो। श्रुति ने पास जाकर सास के हाथों से प्रसाद लिया। प्रसाद लेते समय उसके हाथ थरथरा रहे थे, जिसे दामिनी ने भी महसूस कर लिया। क्या हुआ बहू, तबीयत तो ठीक है ना?
हाँ ठीक है, यह कहते हुए श्रुति किचन में फिर घुस गई। चाय उबाल मारकर चूल्हे पर गिर रही थी। उसने गैस बंद की और चाय कप में उड़ेलते लगी। चाय कप में उड़ेलते हुए श्रुति ने महसूस किया कि सचमुच उसके हाथ कांप रहे थे। उसने चाय का कप अपनी सांस को थमाया। दामिनी ने फिर महसूस किया कि श्रुति के हाथ कांप रहे थे। इस बार उसने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन श्रुति के चेहरे को गौर से देखा। श्रुति सास से नजरें नहीं मिला रही थी। वह चाय के देकर बच्चों को जगाने चली गई। जगाएंगे, अगर यह दिल्ली नहीं कोई छोटी जगह रहती तो अब तक वीडियो क्लिप देख रहे लोग उसे तरी पार की सजा सुना चुके होते। श्रुति इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। उसने देखा कि पिताजी का कॉल था। उसका कलेजा मुंह को आने लगा। उसने सोचा कि बात पिताजी तक पहुंच गई। उसने कॉल रिसीव किया। श्रुति का चेहरा पसीने से भीगा। उसने दुपट्टे से चेहरे पोंछे और मोबाइल फोन को किसी खतरनाक चीज की तरह देखने लगी। घंटी फिर बजने लगी। श्रुति की मोबाइल फोन उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मजबूरन उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। उधर से पिताजी रोते हुए कहने लगे, श्रुति, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई। श्रुति के हाथ से मोबाइल फोन छूट गया। वह फुट फुट कर रोने लगी। यूट्यूब वाली वीडियो क्लिप जो अंदर तूफान मचाए हुए थी, माँ की मौत पर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। दामिनी भागी भागी आई। श्रुति को रोता देख बच्चे भी माँ से लिपट कर रोने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन श्रुति को चुप कराते हुए सब रो रहे थे। श्रुति ने अपनी सास का कंधा पकड़कर कहा, माँ हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। दामिनी ने श्रुति को अपने सीने से चिपकाते हुए कहा, बहू सब्र करो, एक न एक दिन सबको जाना पड़ता है। और अभी मैं हूँ ना, एक माँ चली गई तो क्या दूसरी माँ है ना। श्रुति सोच रही थी कि माँ, काश इसी गम में यूट्यूब क्लिप वाला दर्द भी फना हो जाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन यह दर्द फना होने वाला कहाँ था। श्रुति के हालात का फायदा उठाकर पैसे कमाने वाला वह घटिया इंसान आज मुस्कुरा रहा होगा, जबकि श्रुति के साथ साथ कई जिंदगियां तबाही के कगार पर पहुंच चुकी है। बस में सवार परिवार के साथ मायके जा रही श्रुति सोच रही थी कि काश इस बस का एक्सीडेंट हो जाता और सारे मुसाफिर मर जाते तो उसके सारे दुखों का अंत हो जाता। वह अनजाने में ही सही अपने दुखों के साथ दर्जनों जिंदगियों का अंत करने चाहने लगी थी, लेकिन अगर इंसान की हर सोच हकीकत का रूप लेने लगे तो फिर कुदरत का क्या काम रह जाए। माँ के क्रियाक्रम से फारिग होकर श्रुति मध्य प्रदेश से वापस अपनी ससुराल दिल्ली लौट आई। राहत की बात यह रही कि मायके में किसी ने भी उसकी वीडियो क्लिप का जिक्र नहीं किया। जब कहीं से कोई शिकायत नहीं आई तो श्रुति का मन स्थिर होने लगा। कलेजा की धड़कन सामान्य होने लगी। धीरे धीरे फिर हौसला बढ़ने लगा। इस मेट्रो सिटी में कौन क्या कर रहा है, इससे दूसरों को कोई मतलब नहीं रहता। बगल के फ्लैट में लोग मरकर सड़ जाते हैं, फिर भी पड़ोस वालों को खबर नहीं होती, तो वीडियो क्लिप वाली लड़कियों को भला कौन ढूंढता फिरे। 2 महीने बाद श्रुति फिर अपने पुराने काम पर लौट आई थी। आज वह नीली साड़ी में बिना चश्मे के उसी पुल के नीचे अपने ग्राहक के इंतजार में खड़ी थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।